हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th की फिजिक्स को पढ़ेंगे। हम लोग कल की क्लास में प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए समझते हैं। हमारी अगली परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझेंगे। हाँ, तो हम लोग जो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। पहली परिभाषा हमारी है दर्पण का ध्रुव बेटा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जाना था कि दर्पण क्या है। कोई भी एक कांच का गोला है, उसको अगर हम काट दें तो काटने के बाद जो भाग बचता है बेटा, उसमें अगर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, किसकी, चांदी या कलई कर दें, तो इस प्रकार कांच का जो भाग पॉलिश करने के बाद प्राप्त होता है, ये हमारा दर्पण कहलाता है। अब दर्पण का ध्रुव परिभाषा है चूंकि हमारी, तो कह रहा गोलीय दर्पण के, मतलब कि ये गोलीय दर्पण हुआ, इस दर्पण के परावर्तक तल की, परावर्तक तल हमारा कौन सा होगा, जिससे रिफ्लेक्शन होगा, कहने का मतलब ये तल से रिफ्लेक्शन होगा, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मतलब कि ये दर्पण का हमारा अगर एक सिरा है M1, दूसरा सिरा है M2। इंग्लिश में दर्पण को मिरर बोलते हैं। जो बच्चे CBSE वाले हों, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M1 M2 हमने मिरर 1 मिरर 2 का सिरा का नाम दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर फिर से एक बात दिखाएंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मतलब कि ये हमारा दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, कहने का मतलब अगर हम इस डायमीटर का व्यास, चूंकि है ये हमारे दर्पण का व्यास हो जाएगा इस दर्पण के लिए, इसका अगर हम हाफ कर दें बेटा, हाफ करके कोई दर्पण का हाफ किया जाए, तो हाफ वाला जहां पर भी ये परावर्तक तल के जिस बिंदु मध्य बिंदु को मिलाएगा, आधा करेगा, दर्पण का वो ध्रुव कहलाएगा। इसी पॉइंट को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि P का मतलब है पोल, पोल को ही हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे हमारी अगली हेडिंग है वक्रता केंद्र। कह रहा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, कहने का मतलब ये गोलीय दर्पण हुआ हमारा। ठीक है, और ये किस खोखले गोले का, तो ये कांच के खोखले गोले का भाग था, ये हमारा किसका भाग है, इसका भाग है। ठीक है, क्योंकि गोला था और इस गोले का ही ये भाग बना, काट करके हमने इसको अलग किया है। तो जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि जो गोले का केंद्र होगा, तो गोले का केंद्र कहाँ होगा, कहीं न कहीं होगा, तो जो गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। ठीक है, मतलब कि इस दर्पण का केंद्र हमारा ये हो जाएगा C। ठीक है, समझ में आने के बाद आगे देखेंगे, और इस केंद्र को हम लोग C से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगली हमारी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, मतलब कि वक्रता केंद्र ये है, इसी को हमने नाम दिया क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव, ये ध्रुव है हमारा पॉइंट, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसी का नाम है बेटा क्या, वक्रता त्रिज्या। इसी का नाम है वक्रता त्रिज्या।
केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा समझेंगे। मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि r का मतलब है रेडियस, रेडियस को ही हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, तो गोली दर्पण का ध्रुव हमारा कौन सा है? ये ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र है। पहला ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो ये केंद्र वक्रता ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली, तो ये मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को का नाम दिया गया है क्या? मुख्य अक्ष होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोला जाता है, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। समझ में आ गई बात? आगे देखेंगे मुख्य फोकस। कह रहा किसी गोलीय दर्पण की, कोई गोलीय दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसको फिर से थोड़ा सा समझेंगे अलग से। मान लिया जाए कि ये हमारा ये क्या है बेटा? दर्पण है। ठीक है, दर्पण का अभी हमने पढ़ा कि ये ध्रुव पॉइंट है और इस प्रकार हमारा मुख्य अक्ष बना था। यहां पर वक्रता केंद्र हुआ, तो मुख्य अक्ष पर अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो इस वस्तु से चलने वाली जो किरणें होंगी, या तो ये मुख्य अक्ष में होकर के जाएगी या तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। समांतर का मतलब जितना, जैसे कि रेल की पटरी होती है ना, बिल्कुल बराबर चलती है, वैसे ही इस मुख्य अक्ष के पैरेलल, मतलब कि यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस को चेक किया जाए, दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी वही सेम है। ठीक है, इसको कहते हैं समांतर। ये बात समझ में आ गई सभी के? अब किरण ऊपर से भी चल सकती है, किरण नीचे से भी चल सकती है, दर्पण के निचले हिस्से से भी जा सकती है। ये वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, अगर कोई मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु से चलने वाली जो किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा मुख्य अक्ष है बेटा, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारी किरणें चलेगी और चलने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मतलब कि मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष था, इसके जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं, देखेंगे कि सभी जो है आने वाली आपतित किरण दर्पण के पृष्ठ पर टकराने के बाद परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होकर के जा रही है। मतलब कि जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। इसी बिंदु का नाम है क्या बेटा? फोकस बिंदु इसको कहते हैं, इसी का नाम है फोकस बिंदु। ठीक है, और फोकस बिंदु से मतलब इस बिंदु से ध्रुव तक की जो दूरी होगी वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस लेंथ इसको बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। आगे अगली परिभाषाएं हम फिर से समझेंगे, आगे क्या क्या है। हाँ, तो अगली हेडिंग हमारी है किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण बेटा। ठीक है, तो हम लोग कुछ किरण आरेख का उपयोग करेंगे और गोली दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहे हैं, उनका कैसे निरूपण होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें हमारी जो है स्थितियां हैं, उन स्थितियों को हम लोग समझेंगे इसमें। तो पहली स्थिति को हम लोग समझेंगे। कह रहा है पहली स्थिति ये है बेटा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के, कोई भी दर्पण है,
मान लिया जाए कि ये आपका एक दर्पण है बेटा, दर्पण है, एक तरफ पॉलिश है, एक तरफ चिकना तल है। तो कह रहा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब कि ये दर्पण का मुख्य अक्ष कौन है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष के समांतर मतलब इसी के समांतर कोई किरण चल रही है। देखा है कि ये हमारी ये किरण है, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण है, चलने वाली कोई किरण है। कह रहा समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस में से होकर जाती है। मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण चलेगी वो परावर्तन के पश्चात जहां भी मुख्य फोकस बिंदु होगा उस फोकस बिंदु से होकर के ही निकल जाती है। ये हमारी स्थिति है अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण में अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण का चूंकि देखिए बेटा अंदर की तरफ पॉलिश होती है, इसका उभरा हुआ भाग चमकीला होता है, जो इस साइड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आपतित किरण जाएगी और क्या होगा, इस मान लीजिए मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर ही हमारी किरण जा रही है, जाने के पश्चात चूंकि मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो किरण देखो अंदर की तरफ तो पॉलिश है तो अंदर की तरफ तो जाएगी नहीं, लेकिन इसी का एक हम लोग पीछे बना करके इमेज बनाएंगे प्रतिबिंब कि काल्पनिक चित्र बनाएंगे कि किरण यहाँ से इसके सीधान में ही निकल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये उत्तल दर्पण की स्थिति है और ये अवतल दर्पण की है। दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र, ये हमारा मान लीजिए कि क्या है, दर्पण। अब यहाँ पर ये हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र है भैया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली मतलब कि वक्रता केंद्र की ओर, कहने मतलब वक्रता केंद्र से या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण। अगर कोई भी किरण है वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं, ठीक है। मतलब कि कोई किरण अगर जा रही है प्रकाश केंद्र से, वक्रता केंद्र से ही होकर के जा रही है इस प्रकार, तो वो अपने मार्ग में उसी मार्ग में वापस आ जाएगी, ठीक है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाएगी, ये दूसरी स्थिति हमारी होगी, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है, कह रहा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, मुख्य फोकस मान लिया जाए कि तीसरी स्थिति ये कहीं हमारा क्या है, दर्पण है। अब कह रहा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली मतलब कि ये फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु से गुजरने वाली मतलब कि ये जा रही है कोई आपतित किरण। तो कह रहा है मुख्य अक्ष फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब कि मुख्य फोकस से अगर कोई किरण जा रही है तो जब परावर्तित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष है हमारी, इसी के समांतर होगी। देख रहे हैं कि यहाँ की दूरी सभी क्या है, बराबर, मतलब कि दोनों बराबर आ रही, पैरेलल हो गई। तो ये रही थी हमारी स्थितियां। अब हम लोग आगे इसके बाद जो है नई हेडिंग पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो जो है हम लोग जो हमारी हेडिंग है, ये अगली हेडिंग बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके आप न्यूमेरिकल भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस हेडिंग को जो है इस जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग बहुत विधिवत समझेंगे, और चूंकि बिना अगर आप इसको नहीं जान पा रहे हो तो फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सही तरीके से तभी कर पाओगे क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल में प्रकाश के होता क्या है, सूत्र तो जानते रहते हैं, सूत्र जानते हैं लेकिन सूत्र के बाद वो कर नहीं पाते हैं, कहीं माइनस कर रख देते हैं, कहीं प्लस कर रख देते हैं, तो ये बात जो है समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत शिकायतें आती रहती हैं, हम लोग यही देखते हैं कि सवाल उसको आ रहा है, प्रश्न कर पा रहा है, लेकिन चूंकि वो माइनस और प्लस ही नहीं समझ पा रहा है, इस वजह से वैल्यू को गलत सेट कर देता रख देता है। तो हम इस हेडिंग में जानेंगे कौन सी दूरियां कब प्लस होंगी और कौन सी माइनस होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं
इस परिपाटी के अनुसार जो चिन्ह परिपाटी बनाई गई है, ये चिन्ह परिपाटी किसके लिए बनाया गया है? तो बेटा गोलीय दर्पणों के लिए बनाया गया है कि जो गोलीय दर्पण है जब उनमें परावर्तन होता है, यानी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन जब होता है तो उस परावर्तन के द्वारा जो भी u के मान है, v के मान है, या f के हैं या r के हैं, इन मान का चिन्ह हम लोग इसी परिपाटी के अनुसार निकालते हैं। तो देखेंगे इस परिपाटी के अनुसार पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? कहता है दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है, ये हमारा दर्पण है, देख रहे हैं दर्पण है, तो ये दर्पण का जो है क्या है? पॉलिश इधर है, पॉलिश है, तो इस दर्पण का बायां हिस्सा कौन सा होगा? बाएं साइड ये होगा। ठीक है, बाएं साइड हमारा इधर का होगा, ये हमारा दाहिना साइड होगा, ये बाएं साइड होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती है। ठीक है, अर्थात आपतित प्रकाश बाईं ओर से दाईं ओर को चलता है। तो ये बायां ओर हुआ, बाएं ओर से दाहिनी ओर, मतलब कि अगर ये वस्तु है तो वस्तु जो है बाएं से दाहिनी ओर, देख रहे हैं कि वस्तु की किरणें दाहिनी ओर चल रही है। ये हमारा बायां है तो ये दाहिना है, ऐसे चल रही है। ठीक है, दाईं ओर चलता हुआ लिया जाएगा। हम यहाँ पर यही मानेंगे कि जो हमारी प्रकाशित किरणें हैं प्रकाश की, वो बाएं से दाईं ओर चलती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। ठीक है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा बेटा क्या है? ध्रुव पॉइंट है। तो ध्रुव पॉइंट से जहां पर वस्तु रखी होती है, वस्तु से दर्पण तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी u मानी जाएगी। अगर हम एक अलग से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है और दर्पण का ये ध्रुव बिंदु है, दर्पण के मुख्य ये मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रख दी गई, वो वस्तु से कोई भी प्रकार चलने वाली किरण होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और चलने के पश्चात अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो कहीं न कहीं मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर के वो परावर्तित होगी। तो जिस बिंदु से वो परावर्तित हो रही है उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं? तो यहाँ से जहां से वस्तु रखी होती है ध्रुव तक की जो दूरी होती है बेटा वो होती है u। ठीक है, और जिस पॉइंट से होकर के मुख्य अक्ष के परावर्तित होती है उस f पॉइंट से p तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी f। ठीक है, अब इस प्रकार जो भी किरणें हमारी हैं, कहने का मतलब अब ये हमारा जो है दर्पण था, तो दर्पण का कहीं न कहीं केंद्र होगा, केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होगी वो कैपिटल R होती है, सभी को पता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि ये ना हो कि कहाँ u होता, कहाँ f होता, कहाँ c, कहाँ r है, कहाँ p है। तो ये बातें हो गई हैं, आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे जो चीजें नहीं भी समझ में अभी आई हैं तो और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल में उस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है हमारा गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी का, तो दर्पण के क्या सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। मतलब कि ये दर्पण का ध्रुव हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसकी अनुदिश ही नापी जाएंगी, मतलब कि यहाँ से इसी के सापेक्ष नापी जाएंगी। वस्तु है या जो है हमारा सेंटर ऑफ रेडियस जो भी होगा और जो वक्रता त्रिज्या होगी या फोकल लेंथ होगी या v का मान होगा। ठीक है, प्रतिबिंब से जो ध्रुव तक की दूरी होती है वो v होती है। तो ये जितनी भी दूरियां हैं हमारी ये मुख्य अक्ष के अनुदिश ही नापी जाएंगी। ठीक है, अगले पॉइंट में समझेंगे दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मतलब कि दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर, तो दर्पण का ध्रुव ये है, दर्पण का ध्रुव से दाईं ओर। ठीक है, तो दाईं ओर दर्पण का ध्रुव से दाईं ओर इधर माना जाएगा, बाईं ओर ये इधर का है, दाईं ओर इधर का है। ये दर्पण का ध्रुव है,
ये इस साइड की दूरियां जो है वो प्लस की होंगी और इस साइड की दूरियां क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। ये ध्रुव पॉइंट है, ध्रुव पॉइंट से बेटा इस मुख्य अक्ष के इस साइड में अगर हम चलेंगे, क्योंकि दाहिना साइड दर्पण का ये है, बायां साइड हमारा ये है, ठीक है, तो इधर की जितनी भी दूरियां होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, धनात्मक मानी जाएंगी। कह रहा है साफ साफ कि अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली, आपतित प्रकाश की दिशा कौन सी है, ये दिशा है इसकी, तो आपतित प्रकाश तो इधर से आ रहा है, तो दिशा तो इसकी यही बन रही है ना, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, तब दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यहाँ से ये जब रिफ्लेक्शन होगा तो परावर्तन होगा तो किरण हमारी कहाँ जाएगी, वापस जाएगी, चाहे इधर से जाएगी तो इस दिशा में जाएगी, तो यानी इधर से दर्पण से इधर की जो दूरियां होंगी ये हमारी ऋणात्मक ली जाएंगी, दर्पण से इधर की दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अगली पॉइंट समझेंगे अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट है हमारा पहला, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक। तो दर्पण का अगर हम देख रहे हैं कि भाई ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही हमारी वस्तु रखी है, तो वस्तु बेटा जब ऊपर रखी है तो ऊपर की ओर नापा जाए, मतलब कि ऐसे नापा जा रहा है, तो अगर हम ऊपर की ओर चल रहे हैं मुख्य अक्ष में तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी, प्लस की मानी जाएगी। अगर हम इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चल रहे हैं, नीचे की ओर डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपतित प्रकाश के नीचे की ओर चल रहे हैं, तो हमारी ये दूरियां जो है क्या होंगी, नीचे की ओर ऋणात्मक होगी। मान लीजिए कि प्रतिबिंब कहीं बन रहा है तो प्रतिबिंब कहीं बन रहा है तो नीचे की जो दूरी होगी वो हमारी माइनस की होगी। इस लाइन से ऊपर की जो दूरियां होंगी वो प्लस की होगी। इस लाइन से मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो हम लोग अगले हेडिंग को समझेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी है बेटा दर्पण का शोध तथा आवर्धन, तो हम लोग इसको समझेंगे। हाँ, तो हम लोग दर्पण के सूत्र को समझेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से पुनः बता देना चाहूंगा कि मान लिया जाए कोई एक क्या है बेटा, गोलीय दर्पण है, ये फाइनल है। सभी बच्चे जो भी अभी तक ध्यान नहीं दिए थे किसी भी टॉपिक पर, वो फाइनल अगर इस टॉपिक पर भी ध्यान दे लेता है तब भी वो प्रकाश के चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसलिए इस टॉपिक पर बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया, मान लिया जाए कि एक दर्पण है, दर्पण का ये बेटा मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रख दी गई, तो वस्तु से चलने वाली किरण हमेशा, हम लोगों ने अभी पिछले कई स्थितियों में पढ़ा कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ही उस वस्तु से चलने वाली आपतित किरणें निकलती हैं, चलती हैं। मतलब कि आपतित किरण हमारी पहले चलेगी और दर्पण के जब चमकदार तल पर पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद जब परावर्तित होगी तो परावर्तन होने के पश्चात वह किरण हमारे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु हमारा फोकस बिंदु होता है, ठीक है। दूसरी किरण हमारी जो भी होगी यहाँ पर ये कहीं न कहीं हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, जिसको हम लोग सी कहेंगे। हम लोग पढ़ भी चुके हैं दर्पण का केंद्र कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। गोले का जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का भी वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। दूसरी कोई किरण होगी वो दर्पण के केंद्र से ही होकर के गुजरेगी, ठीक है। तो हम अगर मानते हैं कि दर्पण के केंद्र से होकर के कोई किरण जा रही है तो जहां पर मुख्य फोकस वाली किरण और दर्पण के केंद्र से होने वाली जो किरण है जहां पर भी क्रॉस करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, वहां से मुख्य अक्ष की जो भी दूरी होगी बेटा वही प्रतिबिंब की क्या होती है, ऊंचाई होती है। प्रतिबिंब
की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो जहां पर एक काट रहे हैं यहां से इस बिंदु से जो भी ध्रुव तक की दूरी होगी, पोल तक की दूरी होगी, वो हमारी v होगी। और फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी है वो स्मॉल f होगी। वस्तु से, वस्तु का मतलब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की जो भी दूरी होगी यहाँ तक की वो हमारी u होगी। और C पॉइंट से, कहने का मतलब जो भी गोले का केंद्र था उस गोले के केंद्र से दर्पण के ध्रुव बिंदु तक की जो भी दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या r होगी। तो इन्हीं चार जो भी हमारे 5 राशियां आई हैं, इन राशियों का उपयोग करके ही हम लोग दर्पण का सूत्र निकालेंगे। दर्पण का सूत्र बना हुआ है, तो हम यहाँ पर समझेंगे गोली दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब यानी वस्तु जो भी बिंब है, बिंब हमारा वस्तु जो होता है, वस्तु की दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो v कहलाती है। ठीक है, तथा दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी f कहते हैं। और अगर हमारा जो है फोकस दूरी f है और वस्तु की दूरी u है, u दूरी पर कोई वस्तु रखी है, प्रतिबिंब हमारा v बन रहा है, तो u और v और f के बीच में जो संबंध होता है वो हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। यही है दर्पण का सूत्र, जिस सूत्र से हम लोग बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी अगली हेडिंग है हमारी आवर्धन। आवर्धन की अगर हम बात करें तो कह रहा है किसी दर्पण द्वारा, कोई भी दर्पण है उस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो लंबाई है, दर्पण के भी प्रतिबिंब की लंबाई को मैंने बताया कि प्रतिबिंब यहाँ है, इसकी जो ये लंबाई है, ठीक है, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमारी क्या है, ये वस्तु की लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो मुख्य अक्ष तक की ऊंचाई है ये हमारी हो गई बेटा क्या, वस्तु की लंबाई। जहां मुख्य अक्ष से रेखाएं काट रही थी किरणें, ये हमारी जो है क्या हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो इन दोनों का जो अनुपात है इसी को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं या आवर्धन कहते हैं, और इसको ही स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। m इक्वल टू, अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारा होता है I/O। ठीक है, यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी अपान में बटे में वस्तु की जो लंबाई होगी वो। अगर इसके फार्मूले में और भी संशोधन करें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो क्योंकि इमेज से, प्रतिबिंब से ही जो हमारी दूरी बनती है ध्रुव तक की, वो उसी को हम लोग वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, तो वो v होता है। और ऑब्जेक्ट से ध्रुव तक की दूरी होती है उसको u कहते हैं। तो हम I/O की जगह पर v/u भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आता है, माइनस चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गोली दर्पण से चिन्ह पर पार्टी समझाया था कि नीचे की दूरियां हमारी ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। चूंकि प्रतिबिंब की जो भी लंबाई है वो ऋणात्मक नीचे की ओर आ रही है, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे अपवर्तन से रिलेटेड परिभाषाएं और कुछ उनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।